बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 10, जो कि एक सफरनामा है, लड़ी में परोए हुए मंजर की तदरीस करेंगे और इस सबक को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। रजा अली आबदी के हवाले से लिखा हुआ ये सबक बड़ा ही दिलचस्प सबक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क थी। आप इस पर चलें और शाऊर की आंखें खुली रखें। शाऊर समझदारी की, अक्लमंदी की। तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं, शायद ही कहीं आते हों। आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत रहने सहने का तरीका, मईशत, इकोनॉमी और तारीख, हिस्ट्री आपके हमराह चलती है, साथ साथ चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती। लड़ी सीरीज, सिलसिला, जिसमें वो सारे के सारे परोए होते हैं, एक के बाद दूसरा शुरू होता है, साथ साथ है। मैं पेशावर से चला तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। उस पर बड़े हरफों में शाहराए पाकिस्तान लिखा था और किसी वजीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहां लगाया होगा। कैसा दिलचस्प इत्तफाक है। सड़क और वजीर दोनों आनी जानी चीजें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नजर आ रही थी। जिन जमीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रोंदा होगा, अपने कदमों के नीचे लेकर तबाह किया होगा। वो अब तक हरी भरी थी, आबाद थी, शादाब थी। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, कभी बिजली के बड़े बड़े खंभे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे। बस्तियां आती थी और गुजर जाती थी। रमजान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। इस तमाजत के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबल आ गया। तमाजत गर्मी के मौसम में ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। नौशहरा एक जगह का नाम, एक शहर का नाम। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। अकबर एक मुगल बादशाह। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द, छोटा नौशहरा, और बाएं किनारे पर नौशहरा एक कलां यानी कि बड़ा नौशहरा, बड़ा शहर। ये दो गांव थे। एक सराय भी थी। सराय मुसाफिरों के ठहरने की जगह, जिसमें जहांगीर ठहरा था। जहांगीर एक मुगल बादशाह। एक कला भी था, मगर तमाम सराएं और कले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं, यानी कि मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम दरिया चल रहे थे। दरिया के साथ साथ जहां तक निगाह जाती थी, नजर जाती थी, वहां तक जमीन थी, उसके आगे भी जमीन थी, और इन्हीं जमीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत क्वायद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ था। कुछ और आगे एक और गांव हंड था। इस पर मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है। फुर्सत यानी कि किसी के पास वक्त कब है कि यही हंड कभी गंधारा का पाया तख्त था। गंधारा से मुराद गंधारा तहसीब। यहीं आकर सिकंदर ने दरियाए सिंध पार किया और चंगेज खां यहीं से दरिया का पाट देकर वापस चला गया था। पाट फैलाओ। यही महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी।
उसी को मुअर्रखों ने हिंदुस्तान का दरवाजा कहा था, मुअर्रखों ने, तारीख लिखने वालों ने। मगर अब ये दरियाए सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है, जिसका माजी तारीख की धुंधली चादर ओढ़कर कभी का सो चुका है। धुंधली चादर जिसमें कुछ नजर नहीं आता, ओढ़कर लपेट कर, यानी कि वक्त इस कदर गुजर चुका है कि तारीख अब इसके बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर बयान नहीं कर पाती। कुछ अधूरी चीजें हैं, कुछ नामालूम चीजें हैं, जिनके बारे में वजाहत से बात नहीं की जा सकती। अचानक खैर आबाद आ गया एक मकाम का नाम। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहा चला जा रहा था, शाहाना अंदाज में, बादशाहों की तरह, जिसके दूसरे किनारे पर अजीमो शान कला अटक था, अकबर आजम का अटक बनारस, 4 सदियों का आईनी शाहद। 4 सदियां, 400 साल, ऐनी शाहद जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा हो। कितने ही जमानों का चश्मदीद गवाह, चश्मदीद अपनी आंखों से नजारा करने वाला गवाह। अटक की कला में अब फौज रहती है। यहाँ हमारी गाड़ी ने नए पुल के रास्ते दरिया पार किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नजर आता रहा। कभी सारा ट्रैफिक उस मजबूत पुल के ऊपर चला करता था और यूं महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुजर रही है। लोग कहा करते थे कि अंग्रेज चलते वक्त बता गए थे कि उनके तमाम पुलों की उम्र पूरे 100 बरस होगी, बरस होगी, 100 साल होगी। इसके बाद नए पुल बनाना, जिस रोज में अटक पहुंचा, ये पुल 102 साल पुराना हो चुका था। मोटर गाड़ियां नए पुल पर चलती हैं, रेलगाड़ियां अब भी दाएं दम करके उसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जाती हैं। दाएं दम करके ट्रेन के चलने का शोर, यानी कि दुआएं दम करके, यानी कि इस्तगफार पढ़ के, अल्लाह के आसरे, अल्लाह वही उसी पुल पर से गुजारी जाती हैं और नया पुल नहीं बनाया गया। कहते हैं कि अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का उसे बड़ा शौक था। किसी जगह का खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली। उस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। वाह कैंट, पाकिस्तान का एक शहर। फिर चलते चलते उसका काफिला दरियाए सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया, रुक गया। वो जगह अटक कहलाई। फिर काफिला खैर से पार उतर गया, यानी कि उसने दरिया को पार कर लिया। वो मकाम खैर आबाद कहलाया। इसकी एक कहानी और भी है। अकबर ने अपने पेशरो, यानी कि अपने से पहले, शेर शाह से बहुत कुछ सीखा था। बहुत से काम जो अकबर ने किए, उनकी बुनियाद शेर शाह रख गया था। शेर शाह की ममलकत बहार से पंजाब तक फैल गई थी। उसके एक सिरे पर बहार में किला रोहतास था। उसके दूसरे सिरे पर पंजाब में गखड़ों की सरजमीन पर शेर शाह ने दूसरा किला बनवाया, तो उसका नाम भी रोहतास रखा। बिल्कुल उसी तरह अकबर की ममलकत के एक किनारे पर कटक था, दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। यहाँ कश्तियां चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मलाह लाया, और इस ख्याल से कि वो अब इसी जगह को वतन समझे, उस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया। मलाहों की गुजर बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक मोहल्ला दिया गया, जो मलाही टोला कहलाता है। और यहाँ पुराने मलाहों की आल उलाद अब तक आबाद है। उसके पास जहांगीर के जमाने की सराय है, बहुत बड़ा अहाता है। अहाता 4 दीवारी के अंदर का कतई जमीन, जिसके गिर्द मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं।
इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नजर नहीं आई। खुद कले का किस्सा ये है कि मुगलों ने इसे काबल वालों से छीना, काबल वालों ने इसे सिखों से छीना, अंग्रेजों ने सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेजों से छीना, अंग्रेजों ने दोबारा सिखों से छीना। इस छीना झपटी के बावजूद ये कला आज तक खड़ा है, और जो उससे भी ज्यादा मुस्तअदी से खड़ा है वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला है। हमें याद है किसी जमाने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबन और सिगरेटें लेकर लौटते थे तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। इस जमाने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या क्या लेकर लौटते हैं और इस जगह से साफ निकल जाते हैं। जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं, तलाशी ली जाती है। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था, स्टॉप था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुगल मुअर्रख लिखते हैं कि लाहौर से काबल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है, मकाम है। मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा जो चीज गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं। होटलों के मालिकों का ख्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा ऊंची होगी उसके यहाँ गाहक भी ज्यादा आएंगे। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जगह है। दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा, नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें, एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुगल बीबी की कब्र। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलमे शबाब में मर गई थी, आलमे शबाब में, जवानी में। बाद में थॉमस मोर ने अपनी एक नज़म में उसे जिंदा कर दिया। हसन अब्दाल के करीब उस मुगल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियां पकड़ी थी और उनकी नाक में मोती परवकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यही वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि इसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लड़खा दिया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था जो आज तक मौजूद है। तारीख का हिसाब किताब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पेशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी उससे बहुत पहले ना सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलमे फानी से कूच कर चुके थे। आलमे फानी से मुराद दुनिया कूच कर चुके थे, वफात पा चुके थे, जा चुके थे। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का यह निशान हसन अब्दाल वालों ने तराशा था। हसन अब्दाल से आगे बढ़ें तो वाह शौनी है। वहां मुगलों के दौर की बहुत बड़ी बाउली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। बाउली ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियां उतरकर पानी लाया जाता है। किसी जमाने में लोग, उनके मवेशी और हाथी घोड़े बाउली की सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर सीराब हुआ करते थे। सीराब होना पानी पिया करते थे। अब लोग ये मशक्कत नहीं करते बल्कि पंप के जरिए से पानी खींच लेते हैं। वहां से आगे सराय काला है। जाती रोड पर ये छोटा सा कस्बा है जहां काले पत्थर की कुंडियां फरोख्त होती हैं। इनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोदकर इनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। जहांगीर ने भी जहां पड़ाव डाला था
پڑاؤ ڈالا تھا، قیام کیا تھا، رکا تھا۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائیں بنائی گئی تھیں، بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہوتی گئیں۔ خود سرائیں نہیں رہیں، البتہ آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ مردم شماری کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کئی سو شہروں، قصبوں اور دیہات کے ناموں کے ساتھ لفظ سرائے لگا ہوا ہے۔ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو لکیروں سے ملایا جائے تو کیا قدیم سڑکوں کا نقشہ خود بخود نہیں ابھرے گا؟ جہاں یہ سرائے کالا ہے، وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی، روشن کیا کرتی تھی، ہدایت دیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ آنکھیں موندنا، آنکھیں بند کرنا۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برس کے دوران میں انگنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک سے، چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، بہت بڑا لشکر، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تاحد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی موجود ہے۔ جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کند کی ڈلی پر ٹوٹی چونٹیاں۔ کند چینی۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا دھرا کاٹ دیا۔ اس سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے، مصروف تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں۔ ہمسائیگی ایک دوسرے سے محبت اور چاہت کا، ہمسائے ہونے کا رشتہ۔ یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں، خوش رہیں۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 10 لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی تدریس مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ سے استدعا ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔